अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ आशा सदीका। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं अपना REM रैपिड आई मूवमेंट्स बिहेवियरल डिसऑर्डर, स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर जैसे कि आपको इस पिक्चर से भी अंदाज़ा हो रहा होगा। और पीछे जब हमने इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था जिसमें हमने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डिस्कस किया था, प्रिवेलेंस डिस्कस किया था, उसमें भी हम लोगों ने इसके सिम्टम्स देखे थे और रैपिड आई मूवमेंट के जो से 4 स्टेजेस होती हैं। और कहीं पे मैंने उसमें भी बताया होगा कि 4, 5, 6 हैं, तो किसी में ज़्यादातर 4 ही मानी जाती हैं इसकी जो सी स्टेजेस हैं। तो वो भी हमने डिस्कस की थी, तो आप उनसे भी आपको आइडिया हो गया होगा कि ये कैसा है। और ये आपको पिक्चर भी दिख रही होगी कि इसमें हमारे बॉडी मूवमेंट्स भी काउंट होती हैं, मतलब कि स्लीप बिहेवियर हमारा कैसा है वो काउंट हो रहा है, क्योंकि ये स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर है। इसमें हमें ड्रीम्स आ सकती हैं, हॉरिबल ड्रीम्स आ सकती हैं, कुछ विविड ड्रीम्स आ सकते हैं। हमें ऐसे लगेगा जैसे हम सोए हैं, हमारे कानों में कोई बात की गई है, हमसे बोला नहीं जा रहा है, या इस तरह की कोई भी, क्योंकि ये डीप स्लीप होती है एक तरह से, जिसमें हमारा जो उनसे होता है वो BP भी लो चला जाता है, हार्ट बीट भी हमारी जो सी है वो स्टडी हो जाती है। उसके बाद हम इसके रिस्क फैक्टर और प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स डिस्कस करते हैं। रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो वजूहात जिनकी वजह से इसके होने का ख़तरा लाक हो, और यहाँ फिर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स जिनकी वजह से हो, और इसके जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स होती हैं जिन वजहों से उसके होने का ख़तरा हो। ठीक है, वो वजह इन्वायरमेंटल वजह हो सकती है, जेनेटिक्स हो सकती हैं, फिजियोलॉजिकल हो सकती है, मेडिकेशन कोई ऐसी मेडिसिन भी वजह बन सकती है इस तरह के डिसऑर्डर की। जैसे कि अब रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर की ज़्यादातर वजह जो सी क्या अगर हम देखें तो वो मेडिकेशन ही ज़्यादातर मानी जाती है, जो कि प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन होती है। एंटी डिप्रेसेंट हो गई, सेरोटोनिन हो गई, कि हम सेरोटोनिन को सिलेक्टिव सेरोटोनिन के लिए इनहिबिटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि कोई बिहेवियरल या मूड डिसऑर्डर्स के लिए कोई मेडिसिन हम सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनके ज़्यादा मसले होंगे। यहाँ सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हो गए, बीटा ब्लॉकर्स हो गए। इस तरह की मेडिसिन जब हम इस्तेमाल करते हैं उनके नतीजे में हमें रैपिड आई मूवमेंट की शिकायत हो सकती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो मेडिकेशंस जो सी हैं, उसके अलावा दूसरी अगर हम ये देखें कि इन मेडिकेशन की वजह से जेनेटिक फैक्टर्स भी हम इसको पे काउंट करते हैं। जेनेटिक फैक्टर में डिस्पोजिशन आ जाती है कि उस बंदे की करैक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, कि मे बी वो मेडिकेशन का साइड इफ़ेक्ट ना हो, बस मेडिकेशन की वजह से जो हमें ट्रीटमेंट मिल रहा है उसकी वजह से हमारी पहले से कोई ऐसी करैक्टरिस्टिक या ट्रेड डिस्पोजिशन होती है करैक्टरिस्टिक्स, तो प्री डिस्पोजिशन की उस मेडिसिन रीअपटेक के पहले ही या फिर उस स्पेसिफिक डिसऑर्डर के अराइज होने से पहले से ही हमें ये मसला आ रहा है। और बस मेडिकेशन के बाद जो उनसे वो अनमास्क हो गया, मेडिकेशन की वजह से हमने ज़्यादा सीरियस उस चीज़ को ले लिया कि शायद मेडिसिन की वजह से हमारे ये सिम्पटम अराइज हो रहा है। तो ये भी चीज़ आ सकती है कि मेडिसिन से पहले ही ये हो, बस उसको हमने नोट मेडिकेशन के बाद करना शुरू किया है। उसके बाद अगर हम इसके डिफरेंशियल डायग्नोस देखते हैं, क्योंकि हम 4 पार्ट्स देखते हैं, और फर्स्ट पार्ट में हमने इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में इसके सिम्टम्स देख लिए थे, और सिम्टम्स के साथ हम लोगों ने टाइम स्पैन भी देखा था, और अब हम लोगों ने और साइकोसोशल फैक्टर्स भी फर्स्ट पार्ट में हमने देख लेते हैं। तो अब इस पार्ट में हम लोगों ने डिफरेंशियल डायग्नोसिस और कोमोबिडिटी, ये 2 चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो जब हम उसमें देखते हैं तो हम फिर देखते हैं कि अदर पैरासोमनियास के दूसरे जो से पैरासोमनिया, इंसोमनिया हो गई, और ये दूसरी स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, उनमें से कितने इसमें क्या सिम्टम्स को डिफ्रेंशिएट कर रही हैं। जैसे कि हमने इसकी प्रॉपर स्टेजेस पढ़ी हैं, हमने एक सिम्टम पढ़ा है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमने सारा पढ़ा है, तो फिर हमें मुश्किल नहीं होगी अगर हमने अच्छे से पढ़ा होगा ना, एक चीज़ फिंगर टिप्स में रखी होगी DSM की, तो हमें डायग्नोस करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ है कि जब हम किसी बिहेवियर को पढ़ के जो हमारा परसेप्शन होता है वो बाज़-औक़ात उनसे एक्चुअल फिज़िकल सिम्पटम्स होते हैं उनसे कभी 19-20 का फ़र्क हो रहा होता है, वो 19-20 का फ़र्क कभी 20-23 का भी फ़र्क हो जाता है।
तो उसके लिए फिर हमें एक एग्जांपल्स की ज़रूरत होती है। इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गिफ और वीडियोस या इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ऐड करती रहूँ कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो कि अच्छा ये असल में है क्या। तो फिर आप उसके लिए भी अच्छे से आर्टिकल्स पढ़ा करें, आर्टिकल्स के अलावा वीडियोस देखा करें। आपको इर्द गिर्द कोई भी ऐसा जिसके साथ आपको शिकायत पेश आ रही है, उसको अच्छे से उसके सिम्टम्स रीड करें खुद से, और अगर उसकी कोई मेडिकल रिपोर्ट है उसमें उसको क्या डायग्नोस किया गया वो भी ज़रूर रीड करिएगा। उसके बाद नॉक्टर्नल शीज़र्स हम देखते हैं। अब नॉक्टर्नल शीज़र्स जो से होते हैं उसमें कि वो सोए से झटके से उठ जाता है, और ये एक्चुअली नॉक्टर्नल शीज़र है कि सोए से झटका लगना, ठीक है। ट्रिमर्स, शीज़र्स, ये जो एपिलेप्सी में हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड है। तो अगर सोए से वो पैनिक हो जाता है, सोए से उठ के वो चीखें मारता है या फिर कुछ भी करता है, वो नॉक्टर्नल शीज़र है। और अक्सर अगर हम देखते हैं तो उसको क्योंकि हॉरिबल ड्रीम्स आती हैं और उसका कुछ हमने बिहेवियरल स्लीप डिसऑर्डर है तो सोए से टांगे मारना और कुछ और भी करना, तो अगर वो ये सब भी करता है तो फिर हम इसको उसमें नहीं लेंगे, इसको हम फिर दूसरे क्राइटेरिया में डालेंगे। उसके बाद है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, और ये हम पहले डिटेल में कर चुके हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अब आपको इसको और उसको डायग्नोस करने के लिए कमेंट में रखें कि क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। मैं नहीं बता रही, आप लोग मुझे बताएं अब, क्योंकि मैं आपको जब हमने स्लीप एपनिया पढ़ा बहुत डिटेल में बता दिया था कि क्या होता है और कैसे होता है और किस तरह होता है कि सोए सोए उसका जो सा सांस है उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम अराइज होता है। और अगर हम रैपिड आई मूवमेंट को ऐसे ही छोड़ दें, इसका ट्रीटमेंट ना कराएं, तो फिर आगे जाके मुख्तलिफ जो उनसे होते हैं ब्रीदिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी अराइज हो सकते हैं और दूसरे और भी मसले अराइज हो सकते हैं। तो रैपिड आई मूवमेंट की हमें ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। उसके अलावा डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स जो उनसे होते हैं, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स जो होते हैं कि पर्सनैलिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं कि मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ हैं उसकी, या फिर इसमें होता है कि एक इंसान को ऐसे रियलाइजेशन डिसऑर्डर हो जाता है कि उसमें इंसान को ये लगता है कि अच्छा वो रियलिटी में नहीं है, ये जो भी हो रहा है वो एक गेम है या फेक है और वो कहीं और है, उसके इर्द गिर्द जो है वो कहीं और हो रहा है, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। मतलब कि उसको एक इल्यूजन्स होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं, ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में आता है। तो अगर उसको वो सारा कुछ हो रहा है, एमनेजिया होता है, उसको भूल जाता है, तो हम इस तरह डिसोसिएटिव डिसऑर्डर से भी इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। उसके बाद अगर हम कोमॉर्बिडिटी को देखते हैं तो कोमॉर्बिडिटी एक्चुअली होती है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि किसी दूसरे डिसऑर्डर के साथ को एग्जिस्ट कर रहा हो। तो अक्सर क्या होता है कि हमारा जो सा बिहेवियरल स्लीप डिसऑर्डर है वो कॉन्क्रंटली दूसरों के साथ एग्जिस्ट करता है। लाइक कि यहाँ पे बताया कि नार्कोलेप्सी के साथ 30% अप्रॉक्सीमेटली 30% पेशेंट्स के ऑफ नार्कोलेप्सी के 30% जो उनसे पेशेंट्स हैं उनको REM स्लीप डिसऑर्डर की शिकायत होती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि नार्कोलेप्सी की जो सी रेंज है डेमोग्राफिक मतलब कि ग्राफिक डिस्प्ले में हम देखते हैं कि जो सी यंगर एज जो सी है ना, यंगर नार्कोलेप्सी के जो से बच्चे हैं या जवान लोग हैं या छोटी एज के लोग हैं, उनको उसमें जो नार्कोलेप्सी की रेंज है उसमें जो से ये अगर हम देखें ये REM वो अकर होती है तो वो मेल और फीमेल दोनों में इक्वल है, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है, फ़र्क नहीं कर रही वो। तो उसके बाद अगर हम देखें तो तकरीबन 50% से ज़ायद लोग जो उनके इनर्शियली आइडियोपैथिक के पेशेंट्स हैं उनको भी इसकी शिकायत है। और अगर हम मज़ीद देखें तो REM स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर जो होता है वो ऑफन प्रीडेट्स एनी अदर साइन ऑफ दीज डिसऑर्डर्स बाय मैनी ईयर्स, के ऑफन के 10-10 साल गुजर जाते हैं और हमें REM का पता नहीं होता, और हम इसको क्योंकि वो दूसरे डिसऑर्डर्स के साथ कोएग्जिस्ट कर रहा होता है और हम इसको उसी डिसऑर्डर के सिम्टम्स का हिस्सा मान लेते हैं, यहाँ पे मेडिकेशन का साइड इफ़ेक्ट मान लेते हैं। अब इसकी जो से ट्रीटमेंट किया जाता है वो
क्लोनाजिपम और मेलाटोनिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मेलाटोनिन सच में बहुत इफ़ेक्टिव होती है स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए, कि अगर किसी को ज़्यादा नींद आती है तो हम उसको मेलाटोनिन इनहिबिटर्स देते हैं, और अगर किसी को नहीं आती तो हम उसको बाकायदा मेलाटोनिन, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे जो से हैं ये ब्लू लाइट और इन सब चीज़ों को एक प्रॉपर जो हमारा सर्काडियल सर्कल है उस पे इसका बहुत रोल होता है। उसके बाद क्लोनाजिपम जो से होता है वो भी काफ़ी है। अब अगर हम मज़ीद देखें तो हम ये देखें कि वो स्लीप डिप्रीवेशन ना हो, कि अपने उसकी ऐसे ना हो कि उसकी नींद ही ना कभी पूरी हो रही हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसकी नींद पूरी हो रही हो रोज़ाना के बेसिस में, डेली बेसिस में। अल्कोहल अनटेकर ना हो, अल्कोहलिक ना हो, अल्कोहल ना लेता हो, और उस कोई ऐसी मेडिकेशन भी नहीं ले रहा जिसकी वजह से वो अराइज़ हो रही है। तो फिर हम जब अगर हमें ट्रीटमेंट लेना हो तो हम प्रॉपर अपनी नींद को नॉर्मल करते हैं, अपना अल्कोहल इनटेक को अवॉइड करते हैं, सर्टेन मेडिकेशंस को अवॉइड करते हैं। उसके अलावा हम अपना बेडरूम जो है वो सेफ़ रखते हैं, लाइक हमने कहा कि इसमें हॉरिबल ड्रीम्स भी आती हैं, या तो फिर हम अपने बेडरूम को बहुत प्यारा सा एंजेलिक थीम के साथ सजाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, बस सिंपली हम उसे कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमें ख़तरा हो, या फिर हमें लगे कि अच्छा ये हमें डरा सकते हैं या डराती है, या हमारी एंजाइटी या स्ट्रेस या प्रेशर का बायस बनी हो, हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं अपने इन्वायरमेंट से। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आपने वीडियो को पूरी देखी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहे, हमारी वीडियोस देखते रहें, आपका ही साथ है क्या अब तक हम इस तरह चल रहे हैं। उसके अलावा आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मज़ीद डिसऑर्डर्स या फिर कोई कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपका कोई सवाल है, और स्पेशली स्लीप एपनिया के बारे में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ आई है कि नहीं। और बहुत बहुत शुक्रिया, और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए, और लाइक और कमेंट तो बिल्कुल कर दीजिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब प्लीज़, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगर आप इस तरह कोई लेक्चर लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं आपका कोई लेक्चर मिस ना हो। थैंक यू सो मच।